नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और दृष्टि CUET यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग CUET से संबंधित सभी बुनियादी पक्षों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अब तक कई बार सुन लिया होगा CUET के बारे में। CUET का मतलब क्या है? CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो NTA द्वारा आयोजित होगा। ये NTA क्या है? NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। होता क्या था कि देश में बहुत सारी परीक्षाएं होती ही थी। अब समस्या ये आती थी सरकार के सामने बार बार कि ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो केवल परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए थी। तो सरकार ने ये तय किया कि बार बार हम CBSE को कहते रहते हैं कि भाई तुम बोर्ड की परीक्षाएं तो लो, उसके साथ तुम ये परीक्षाएं भी करवा लो। तो उससे बेहतर है कि एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो देश में केवल आपकी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को आयोजित करने का कार्य ही मुख्य रूप से करे। इसलिए NTA का निर्माण किया गया, जो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो जो CUET की परीक्षा होगी वो भी NTA ही आयोजित करवाएगी। फिर NTA ने जो CUET के बारे में बताया है उसमें ब्रैकेट में UG शब्द का प्रयोग किया है। UG यानी अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है? स्नातक स्तरीय। स्नातक स्तरीय का मतलब क्या है? जिसे आप BA, BSc, BCom कहते हैं ना, यानी कुछ भी ऐसा जो आपके बैचलर स्तर पर हो। BA, BSc, BCom, BBA एक्सेट्रा, ये जितनी भी डिग्रीज हैं जो हम ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर पर करते हैं, इन सब को ही हम अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में UG में यानी BA, BSc, BCom, BBA इत्यादि स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, एंट्रेंस के लिए, एडमिशन लेने के लिए अब एक परीक्षा होगी और ये कॉमन परीक्षा होगी, यानी एक ही पेपर होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन यानी दाखिला लेने के लिए। अब ये अलग अलग विश्वविद्यालय या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है? जब सरकार CUET की योजना लेकर आई तो सरकार ने तय किया कि हम इसमें सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रखेंगे, यानी जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उन्हें रखेंगे, और उनके साथ आपके राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उनको ये पावर, ये शक्ति दी गई कि आप ये तय कर सकते हैं कि आपको CUET की योजना का हिस्सा बनना है या नहीं। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को माना कि हम CUET के तहत ही अपने यहाँ भी प्रवेश देंगे। तो 44 यानी 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें अगर आपको BA, BSc, BCom में एडमिशन लेना है, BBA इत्यादि स्नातक स्तरीय कोर्सेज में, तो आपको CUET की परीक्षा देनी ही होगी। 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 13 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और 19 निजी विश्वविद्यालय हैं। तो अगर आपके सपनों में इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी आती है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, इतना ही नहीं, इनके अलावा ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
सूची आपके सामने है, सूची लंबी है इसलिए पूरी मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपके सामने मैं एक बार सूची जरूर करूंगा ताकि अगर आपकी योजनाओं में इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की इच्छा हो तो आपको पता हो कि आपको CUET की ही परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की ही सूची है। ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यानी राजकीय विश्वविद्यालय हैं जो देश में कुल 12 हैं जिन्होंने CUET का हिस्सा बनना चुना है। इन 12 के अलावा ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपकी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, निजी विश्वविद्यालय। तो इन यूनिवर्सिटीज़ ने आपका CUET का हिस्सा बनना चुना है। तो अगर आप इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रवेश के लिए आपको एक ही परीक्षा देनी होगी जो होगी CUET की परीक्षा। एक बेहतर योजना है क्योंकि अभी तक हर विश्वविद्यालय की अपनी अलग नियमावली थी जिसके तहत वो आपको प्रवेश देते थे, इसलिए बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न की स्थिति, संशय की स्थिति बनी रहती थी। बहुत असमंजस रहता था उन्हें कि यार हर अलग अलग संस्थान के लिए प्रवेश के लिए अलग अलग नियम है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही परीक्षा होगी CUET। ये जो परीक्षा होगी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपको इस तरह से कोई प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा जैसा हम सामान्य परीक्षा देते हैं, बल्कि आप जब अपने परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहाँ परीक्षा केंद्र पर आपके सामने कंप्यूटर होगा और आपको कंप्यूटर पर ही ये परीक्षा देनी होगी। लेकिन घबराइए मत, आपको टाइपिंग आए या ना आए इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको इसमें लिखना नहीं है, बस आपको चयन करना है। चयन करना है का मतलब है कि इसमें MCQ प्रश्न होंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें आप सामान्यतः MCQ क्वेश्चंस कहते हैं। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक प्रश्न होगा जिसके 4 विकल्प होंगे, उन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प पर अपने माउस से टिक करना होगा। इस तरह के प्रश्नों को हम MCQ और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो इस पेपर का जो पैटर्न है उसमें 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इस प्रारूप में। पहला कि ये कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा है, दूसरा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखने नहीं होंगे बल्कि उनका चयन करना होगा, जो 4 विकल्प दिए जाएंगे उन्हीं में से। इसके बाद हम बात करेंगे जो CUET है उसका पैटर्न किस तरह का है। तो CUET में जो परीक्षा की योजना की गई है आपकी, उस परीक्षा में 3 अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। इन्हें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कह सकते हैं। जो सेक्शन 1 है वो भाषाओं से संबद्ध है। इसमें भी आगे 2 हिस्से किए गए हैं, 1A और 1B। 1A में कुल 13 भाषाएं हैं और 1B में 20 भाषाएं हैं। सेक्शन 1 से आपको कम से कम एक भाषा का चयन करना ही करना पड़ेगा। एक भाषा का चयन अनिवार्य, मतलब ये कंपलसरी है कि आपको इनमें से किसी न किसी एक भाषा का चयन करना पड़ेगा जिस भाषा
को लेकर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें केवल आपका भाषा परीक्षण किया जाएगा। तो कोई भी भाषा अगर आप जो भी चयन करते हैं जिस भी भाषा का, उस भाषा के इतिहास से, उसकी रचनाएं, इन सब से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। केवल आपको उस भाषा की थोड़ी बहुत समझ है या नहीं है ये जांचने के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन होंगे, कुछ गद्यांश होंगे, कुछ आपसे मौखिक अभिक्षमता के प्रश्न होंगे, इस तरह के सामान्य प्रश्न होंगे। अगर उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में समझना है तो हमारे जो YouTube चैनल्स है दृष्टि CUET हिंदी और दृष्टि CUET इंग्लिश, उन YouTube चैनल्स पर आपकी हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की पाठ्यक्रम चर्चा से संबंधित वीडियोस पहले से ही डाल दी गई हैं, जिन पर जाकर आप देख सकते हैं कि अगर आप जिस भी भाषा को चुनते हैं तो उस भाषा से आपको किस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये कुल 33 भाषाएं हैं, जिन 33 भाषाओं की सूची हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए, सेक्शन 1A में कुल 13 भाषाएं हैं, जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली और असमिया। और सेक्शन 1B में कुल 20 भाषाएं हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, फारसी, इटालियन, अरबी, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बती, जापानी, रूसी और चीनी। तो ये 20 और ये 13 कुल 33 भाषाएं हैं। इसके बाद जो सेक्शन 2 है, वो सेक्शन 2 का संबंध डोमेन से है। अब ये डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब है कि जिन विषयों में आपने 12वीं की पढ़ाई की है, जैसे अगर आप मानविकी से हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हैं, तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपने राजनीति विज्ञान पढ़ा होगा, आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, आपने भूगोल पढ़ा होगा। अगर आप विज्ञान से हैं यानी साइंस स्ट्रीम से आप हैं तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े होंगे या मैथ्स पढ़ा होगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपने बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी पढ़े होंगे। यानी जो भी विषय आपने 12वीं में पढ़े हैं और जिन विषयों में आप आगे पढ़ना चाहते हैं, उन विषयों को डोमेन कहा गया है। तो कुल 27 डोमेन की सूची NTA ने दी है, यानी आप कुल 27 विषयों में से अपने आगे की पढ़ाई के लिए विषयों का चयन कर सकते हैं। ये 27 विषयों की सूची ये है। लेखा विधि, बही खाता यानी अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, जीव विज्ञान, जैविक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी, जीव रसायन, ये पूरे के पूरे 27 विषयों की सूची है, जिसमें से आप आगे के लिए चुन सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आप संस्कृत को एक डोमेन के तौर पर चुनते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप संस्कृत को भाषा के तौर पर नहीं चुन सकते। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डोमेन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आधार 12वीं का पाठ्यक्रम होगा। ये बात NTA ने एकदम स्पष्ट की है कि डोमेन में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होंगे, डोमेन में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आधार आपकी 12वीं की NCERT किताबें होंगी। यानी 12वीं में आपने फिजिक्स की NCERT की किताब में जो पढ़ा होगा, उसी किताब के आधार पर आपसे CUET के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए 12वीं का सिलेबस, 12वीं का पाठ्यक्रम ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है CUET की परीक्षा के लिए।
तो अगर आप डोमेन में संस्कृत विषय का चयन करते हैं, तब 12वीं में आपने जो संस्कृत की किताबें पढ़ी होंगी एनसीईआरटी की, उनमें से कुछ भी आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। अगर आप एक भाषा के रूप में संस्कृत का चयन करते हैं, तब आपसे केवल 6 बिंदुओं पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो होंगे कॉम्प्रिहेंशन, आपका वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार, और आपका मौखिक अभिक्षमता, वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण, और आपके 2 बिंदु इसमें और होंगे, एक होगा विलोम और पर्यायवाची, और एक और इसी तरह के कुल 6 जो भाषा का एक सामान्य ज्ञान होता है उससे आधारित प्रश्न। ठीक है, एक चीज ध्यान रहे कि अगर आपने भाषाओं में हिंदी भाषा चुनी है अपने भाषा परीक्षण के लिए, और आप डोमेन का जो विषय चुनते हैं उसका पेपर के माध्यम के रूप में आप अंग्रेजी चाहते हैं, तो यह संभव है। अगर आप भाषा में हिंदी को चुनते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि आप फिजिक्स का पेपर भी हिंदी माध्यम में दें। भाषा परीक्षण और डोमेन का माध्यम 2 अलग अलग चीज़ें होंगी, ये बात ध्यान रखनी है। आप भले ही इधर हिंदी भाषा चुन लें, आप डोमेन की परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रख सकते हैं। आप भले ही यहाँ पर अंग्रेजी भाषा चुन लें और आप डोमेन की परीक्षा का माध्यम हिंदी रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा जो सेक्शन है उसका संबंध है आपके जनरल टेस्ट से। जनरल टेस्ट जिसमें आपसे रीजनिंग में दोनों तरह की रीजनिंग, आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी, और आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसमें होगा, और जीके और करंट अफेयर्स भी इसमें होगा। यानी एक जो जनरली एक विद्यार्थी से सामान्यतः जो उम्मीद की जाती है कि उसको जिन चीज़ों का पता हो, उसका ये एक सेक्शन, एक भाग बनाया गया है, जिसमें आपसे रीजनिंग, जिसको तर्क शक्ति कहते हैं, मैथ्स में बहुत सिंपल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो इस तरह के प्रश्न होते हैं ना कि एक गाड़ी इधर से चली, दूसरी गाड़ी इधर से चली, तो इतनी स्पीड है तो कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इस तरह के जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो। फिर आपसे इसमें जीके और करंट अफेयर्स, मतलब जो सामान्य ज्ञान है और जो समसामयिकी है, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। भाषा का जो प्रश्न पत्र होगा, भाषा वाले हिस्से का, उसमें आपसे कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 50 में से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो कुल प्रश्न होंगे 50 और उत्तर देना होगा 40 प्रश्नों का, और समय होगा 45 मिनट। डोमेन में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल प्रश्न आपके 50 होंगे। इसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, मतलब 10 प्रश्न जो आपको सबसे मुश्किल लगेंगे उनको आप छोड़ सकते हैं। और यहां भी समय 45 मिनट का होगा। जो आपका सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है, यहां पर आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट का। आपको 60 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और आपसे 75 कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब हम बात करेंगे इस परीक्षा के समय और उसकी शिफ्ट पर। पाली कहते हैं शिफ्ट को, जैसे आप लोग शिफ्ट या स्लॉट्स भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे
आप लोग कहते हैं ना कि पहले स्लॉट में, पहली शिफ्ट में मेरा पेपर था, फिर कोई कहता है कि भाई दूसरी में था। तो जो CUET की परीक्षा होगी ये 2 शिफ्ट में होगी, 2 स्लॉट्स में होगी। शिफ्ट की बजाय स्लॉट शब्द ज़्यादा उपयुक्त है। 2 स्लॉट्स में होगी ये। पहले स्लॉट का समय होगा 9 बजे से, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 12:15 बजे तक, यानी 2.25 घंटे। दूसरे स्लॉट का समय होगा दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम को 6:45 बजे तक, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट। जो पहला स्लॉट होगा उसमें आप अधिकतम 4 विषय चुन सकते हैं। एक आप चुन सकते हैं सेक्शन 1A से कोई भाषा, यानी जो 13 भाषाएं दी गई थी उन 13 में से कोई एक भाषा आपको चुननी है भाषा के परीक्षण के लिए। 2 आप डोमेन आधारित विषय चुन सकते हैं सेक्शन 2 से, और एक पेपर आपको सेक्शन 3 का देना होगा सामान्य परीक्षा का। तो ये अलग अलग पेपर नहीं होंगे, आपको 2.25 घंटे के लिए बैठाया जाएगा कंप्यूटर पर और एक के बाद दूसरा पेपर आता रहेगा। ठीक। अब जो दूसरा स्लॉट होगा उसमें आप 5 पेपर दे सकते हैं अधिकतम। उसमें से आपको सेक्शन 1A और 1B, यानी जो 13 भाषाएं थी 1A और जो आपकी 20 भाषाएं थी 1B, इन 33 भाषाओं में से केवल एक भाषा चुननी होगी। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको उन 13 भाषाओं में से एक भाषा चुननी है। यहाँ आप कुल 33 भाषाओं में से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। फिर डोमेन के आप अधिकतम 4 विषय चुन सकते हैं। ठीक है। एक फॉर्मेट तो ये हो सकता है, या फिर आप लोगों के पास ये विकल्प है कि आप सेक्शन 1 से 2 भाषाएं चुन लें और जो डोमेन है फिर आप 3 ही चुन सकेंगे। मतलब अधिकतम आप 5 पेपर दे सकते हैं दूसरे स्लॉट में। अगर आपने एक भाषा चुनी तो आप 4 डोमेन चुन सकते हैं, क्योंकि कुल 5 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आप 3 डोमेन चुन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 4 ही डोमेन चुनें, आप 3 भी चुन सकते हैं, पर आप 4 से ज़्यादा नहीं चुन सकते। और अगर आपको 2 भाषाओं के पेपर देने हैं तो फिर आप 3 से अधिक डोमेन नहीं चुन सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब भाषा परीक्षण के लिए हमने एक पेपर यहाँ दे दिया तो यहाँ पर हमें दोबारा भाषा क्यों चुननी है। अब देखिए, आप में से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आगे भाषा की पढ़ाई करना चाहते होंगे। मतलब आप में से कोई व्यक्ति होगा जिसे आगे फ्रेंच में ग्रेजुएशन करनी होगी, कोई होगा जिसे आगे आपके स्पेनिश में ग्रेजुएशन करनी होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो आगे भाषाओं की ही पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें अपने भाषा परीक्षण के अलावा भी तो कोई ना कोई भाषा चुननी पड़ेगी। तो इसलिए ये विकल्प यहाँ दिया गया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार हम 6 डोमेन क्यों चुने। हम, अब मान लीजिए आप में से कोई होगा जिसने सोच लिया होगा कि आगे मैं केवल और केवल केमिस्ट्री की पढ़ाई करूँगा, तो मैं दूसरे डोमेन क्यों चुनूँ। दूसरे डोमेन चुनने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप खुद को विकल्प देते हैं। विकल्प देते हैं का मतलब है कि आप मान लीजिए आपका अगर केमिस्ट्री में प्रवेश नहीं हो पाता है तो आपके पास दूसरा विकल्प फिजिक्स का हो, और आप इतने तय भी नहीं होते ना कि क्या लेना है, तो इसलिए हम एक से ज़्यादा डोमेन की परीक्षा देते हैं। जैसे पहले आप लोग एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अपना फॉर्म भरते थे, उसमें एक से ज़्यादा कोर्स आप भरते थे, एक से ज़्यादा पाठ्यक्रम भरते थे, तो अब ऐसे ही डोमेन की सुविधा है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑनर्स ना करना चाहें, बल्कि वो सामान्य BSc फिजिकल साइंस या BA प्रोग्राम करना चाहते होंगे। तो उनके लिए तो ज़रूरी है ना कि वो 2 या 3 डोमेन हो, तभी आप BA प्रोग्राम या BSc फिजिकल साइंस में प्रवेश ले सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि स्नातक स्तर पर जो हमारे पाठ्यक्रम हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑनर्स, दूसरा होता है प्रोग्राम
जो ऑनर्स होता है, चाहे बीए ऑनर्स हो, चाहे बीएससी ऑनर्स हो, चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, उसमें क्या होता है, मुख्यतः आप एक ही विषय की पढ़ाई करते हैं। मसलन कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है तो इसका मतलब होगा कि 3 साल आपने मुख्यतः पॉलिटिकल साइंस की ही पढ़ाई की। उसके अलावा आप एक आधे पेपर के रूप में कभी कभी किसी सेमेस्टर में दूसरे विषय पढ़ लेते हैं, पर मुख्यतः आप पॉलिटिकल साइंस को ही 3 वर्ष तक पढ़ते हैं। बीए प्रोग्राम या बीएससी फिजिकल साइंस में ऐसा नहीं होता, वहाँ आप एक से ज़्यादा विषयों को पढ़ते हैं। तो जिसे आप गांव में हम लोग सामान्य ये कहते हैं ना कि बीए कर रहा है, तो उसे ही बीए प्रोग्राम या बीए पास कहते हैं और उसे ही बीएससी फिजिकल साइंस कहते हैं। तो ऑनर्स से अलग होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यानी अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक कटेगा। जैसे भाषा परीक्षण में आपके सामने 50 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको अधिकतम 40 करने हैं, तो 10 छोड़ने की सुविधा आपके पास है ही। अब आपने जो 40 किए, उनमें से अगर आप कुछ प्रश्न गलत कर देते हैं, मान लीजिए आपने 5 प्रश्न गलत किए, तो हर एक प्रश्न के लिए आपका 1-1 अंक काट लिया जाएगा, तो आपके -5 हो जाएंगे उन 5 प्रश्नों के लिए। अगर आप प्रश्न छोड़ देते हैं तो फिर आपका कोई अंक नहीं कटेगा। जैसे 40 में से अगर आपको केवल 5 प्रश्न आते हैं, आपने वही 5 किए और 5 सही है, तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। अगर आपने 5 किए और 1 गलत हो गया, तो 5 के हिसाब से आपको 20 अंक मिले, और वो जो 1 गलत किया था उसका 1 अंक कट जाएगा, तो आपके भाषा में आएंगे 19। तो आपने बाकी नहीं किए प्रश्न, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप करते हैं सही होता है तो 5 अंक, करते हैं गलत होता है तो 1 अंक कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्हताएं। अर्हताएं यानी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए प्रवेश के लिए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीयूईटी में विभिन्न विश्वविद्यालय शामिल हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें प्रवेश होगा, और किस कोर्स के लिए आपका क्या बेसिक योग्यताएं, क्या आधारभूत योग्यताएं हैं, ये यूनिवर्सिटीज तय करेंगी। विश्वविद्यालय अपने यहाँ प्रवेश के लिए स्वयं मापदंड तय करेंगे। तो आप घबराइए नहीं, हम लोगों ने ये तय किया है। समस्या है तो दृष्टि है समाधान के लिए, और हम लोगों ने ये तय किया है कि आगे भी हम सीयूईटी से संबंधित अलग अलग पक्षों पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी अपने लिए मापदंड तय करेगी। तो अभी तक इस चीज़ पर भी संशय है, जो कि विद्यार्थी बार बार पूछते हैं कि जो सीयूईटी है उसमें जो अंक हम लेंगे केवल उसी के आधार पर हमारा एडमिशन होगा, या हमारे 12वीं के अंकों का भी कुछ हिस्सा एडमिशन में लिया जाएगा। जैसे क्राइटेरिया बना देते हैं ना कि भाई 100 नंबर की वेटेज है, 80 नंबर सीयूईटी के लगेंगे और 20 नंबर लगेंगे 12वीं में आपने कितने % लिए। तो अभी तक ये तय नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ पर निर्भर करेगा कि अलग अलग विश्वविद्यालय अपने लिए क्या मानक तय करते हैं कि वो केवल सीयूईटी के आधार पर एडमिशन लेंगे, या सीयूईटी और 12वीं के अंक दोनों को मिलाकर अपनी कट ऑफ लिस्ट बनाएंगे। ये तय है कि जो भी विश्वविद्यालय सीयूईटी की इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, उनमें प्रवेश का केवल एकमात्र रास्ता
CUET की परीक्षा है, लेकिन उसमें केवल और केवल CUET के पेपर में आपने जो अंक लिए उसके आधार पर आपका दाखिला होगा, या 12वीं के अंकों का भी कुछ हिस्सा होगा, ये यूनिवर्सिटीज़ खुद तय करेंगी, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। अभी तक इसको लेकर बहुत स्पष्टता की स्थिति नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी अपनी नोटिफिकेशन में खुद बताएगी। तो पेपर ये अनिवार्य है अगर आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश लेना है जिनकी सूची हमने शुरू में ही दिखाई थी। ठीक है। फॉर्म फीस अगर आप जनरल वर्ग से हैं तो 650, अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 600 रुपये, अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर हैं तो 550 रुपये, और अगर आप भारत से बाहर के रहने वाले हैं और CUET के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 3000 रुपये। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन करने की CUET में अंतिम तिथि है 22 मई, शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 22 मई है, रात को 11:50 तक, यानी 12 बजने से 10 मिनट पहले तक। गलतियां ठीक करने का अंतिम अवसर। अब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां भी हो ही सकती हैं, मनुष्य है, तो उसके लिए भी विंडो दोबारा खुलेगी। 25 मई से लेकर 31 मई तक का समय आपको दिया जाएगा। अगर आपने कुछ गलती की है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। प्रवेश पत्र यानी आपके जो प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे वो जून के चौथे सप्ताह में किए जाएंगे। टेंटेटिव डेट है, मतलब ये तिथियां एकदम तय है, ये टेंटेटिव है, यानी लगभग, यानी एक अनुमानित तिथियां ये हैं जो NTA ने बताई है। अभी दावा NTA ने नहीं किया कि इन्हीं तिथियों पर ऐसा होगा। और जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में परीक्षा ली जाएगी। एडमिट कार्ड आएगा जून के चौथे सप्ताह में, और जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में परीक्षा होगी। चौथे सप्ताह में वो फाइनल आंसर की दे देंगे, मतलब एक आपको आंसर की देंगे पहले, फिर उसमें सुधार के लिए समय होगा, और अगस्त के दूसरे सप्ताह में आपको फाइनल आंसर की देंगे, और अगस्त के तीसरे सप्ताह में वो CUET का परिणाम घोषित कर देंगे, ऐसा NTA ने फिलहाल कहा है। और ये है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप CUET के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ तो जुड़े ही रहिए दृष्टि के YouTube चैनल पर। उसके साथ ही आप इस वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा निर्मित वेबसाइट है, ये इसका होम पेज है जिस पर जाकर आप CUET के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। अगर आपके कुछ और प्रश्न हो, मसलन कि एक प्रश्न कि अगर गैप ईयर हो तो CUET की परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो इसके बारे में NTA ने अभी तक कहा है कि ये यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा कि वो गैप ईयर के विद्यार्थियों को CUET की परीक्षा में अपने यहाँ कंसीडर करती है या नहीं करती है, वो उन्हें मानती है या नहीं मानती है। ये हर एक विश्वविद्यालय के अपने अपने मानक पर तय करेगा। फिलहाल अगर आप गैप ईयर हैं तो आपको CUET की परीक्षा देनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप लोग स्वतंत्र है, कमेंट सेक्शन आपका है, आपके लिए है, आप उसमें प्रश्न पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि हम CUET से संबंधित कुछ अन्य पक्षों पर भी वीडियोस बनाएं तो उसका सुझाव भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे भी हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे, उसमें से कुछ हमारे पहले की योजना से होंगी, कुछ आपके सुझावों पर आधारित होंगी। तो CUET के बारे में लगातार जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।